आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। बड़ी बहस में आज चर्चा होगी अयोध्या के रामकथा संग्रहालय को लेकर। दरअसल रामकथा संग्रहालय अब श्री राम ट्रस्ट के अधीन काम करेगा। यूपी सरकार के संस्कृति विभाग और श्री राम ट्रस्ट के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद ट्रस्ट को संग्रहालय हैंडओवर हो चुका है। दरअसल श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने इसकी पहल की थी। तो संग्रहालय ट्रस्ट को मिले रामकथा संग्रहालय में प्राचीन और दुर्लभ मूर्तियों और महत्वपूर्ण पुरावशेष संग्रहित है। इसकी संख्या करीब 1000 है। गुप्त और शुंग काल की मूर्तियों और बलुआ पत्थर की प्राचीन मूर्तियां भी यहां पर रखी गई है। ये मूर्तियां करीब 300 से 350 साल पहले की बताई जाती हैं। वहीं अलग अलग समय के कई प्राचीन सिक्के भी यहां पर रखे गए हैं। इसमें कई महत्वपूर्ण आपको बता दें चीजें हैं। वहीं सोने और चांदी की कई मूर्तियां भी यहां पर है। लव और कुश की प्राचीन मूर्तियां हैं। संग्रहालय में राम मंदिर स्थल की खुदाई से प्राप्त हुई महत्वपूर्ण अवशेष भी यहां पर हैं। इसमें गुमनामी बाबा से जुड़ी कई वस्तु भी यहां पर रखी गई हैं। वहीं करीब 1000 किताबों का संकलन भी किया गया है। बड़ी बात है कि किताबों में इतिहास बताया जाएगा, जिसमें कार सेवकों पर चली गोलियों का भी जिक्र होने का आसार है। तो इसी मुद्दे पर आज करेंगे बड़ी बहस। एक खास भी पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको बयान सुनवाते हैं और इंडिया न्यूज संवाददाता की एक खास रिपोर्ट आपको जरूर दिखाते हैं। अयोध्या में एक अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय है, सरयू के तट पर है। वो संग्रहालय हमको दे दीजिए, हम उसका संचालन करेंगे। संग्रहालय में जनता जनार्दन आनी चाहिए। ट्रस्ट को भी एक म्यूजियम बनाना था ताकि उसमें 500 साल का इतिहास और 50 साल की लीगल डॉक्यूमेंट रखे जा सकें। जी के अत्यंत सुंदर रामकथा संग्रहालय का हम लोगों ने अवलोकन किया और हम बहुत बहुत आभारी है उत्तर प्रदेश सरकार के कि वह इस संग्रहालय को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को वह सौंप रही है। वास्तव में इस प्रकार का संग्रहालय हमारे सभी अध्ययनकर्ताओं के लिए और हमारी परंपरा को जानने के लिए जो जिज्ञासु यहाँ पर आते हैं उनके लिए अत्यंत उपयोगी होगा। मूल में ही यह संग्रहालय बड़ा अच्छा तो है, लेकिन हम लोग निश्चित रूप से इसे और भी अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से इसमें और हम लोगों को कुछ मरम्मत भी करनी पड़ेगी, वह सब हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के अयोध्या की शान के लिए शोभा दे, इस प्रकार का यह संग्रहालय बने, इस प्रकार का प्रयास हम लोग अवश्य करने वाले हैं। माता सरयू के तट पर बसा ये रामकथा संग्रहालय अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। ये संग्रहालय एक ऐसा संग्रहालय है जो देश के साथ साथ विदेश से जो भी श्रद्धालु अयोध्या आया करते थे उनके आकर्षण का केंद्र हुआ करता था। इसकी खास वजह यह थी कि इस संग्रहालय में राम से जुड़ी तमाम चीजें रखी जाती हैं, चाहे वो मंदिर के समतलीकरण के समय के निकले हुए साक्ष्य हों या पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई करते समय का जो भी उसमें अवशेष निकले हैं वो हों। तमाम चीजें राम से जुड़ी जो 500 वर्षों से राम के मंदिर की कवायद चल रही थी कि राम का मंदिर जल्द बने, जो भी संघर्ष हुआ उसके सारे साक्ष्य इस रामकथा संग्रहालय में मौजूद हैं। उसी के साथ साथ आपको बताते चलिए ये संग्रहालय एक ऐसा संग्रहालय है जिसमें राम से जुड़ी वो सारी चीजें हैं, करीब असंख्य चीजें यहाँ पर मौजूद हैं जो राम की लीलाओं का बखान करते नजर आते हैं। ये संग्रहालय अभी तक उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विभाग के पास था, लेकिन एक समझौते के तौर पर यह संग्रहालय अब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पास पहुंच चुका है। ट्रस्ट के सचिव चंपत राय जी का कहना है कि इस संग्रहालय को इतना खूबसूरत बनाया जाएगा जो देश ही नहीं विदेश के लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र होगा। बहुत भव्य रूप लेगा अब ये रामकथा संग्रहालय, बहुत ही खूबसूरत रूप लेगा ये रामकथा संग्रहालय। कैमरा पर्सन साथ अनिल मिश्रा, इंडिया न्यूज, अयोध्या। तो फिलहाल अयोध्या से अनिल मिश्रा की रिपोर्ट भी आपने देखी। आपको बता रहे हैं कि अब राम संग्रहालय का जो जिक्र किया जा रहा है उसको लेकर विपक्ष की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया आ रही है, क्योंकि देखिए जब भी संग्रहालय की अगर हम बात करते हैं तो उसमें इतिहास का जिक्र होना लाजमी ही हो जाता है। इतिहास के पुराने पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो तमाम चीजें यहाँ पर सामने आएंगी। जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि कार सेवकों का जिक्र होगा, गोली चली थी, उन तमाम चीजों का जिक्र होगा, उसको लेकर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब खास मेहमान जो है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
ओपी सिंह है, बीजेपी प्रवक्ता है, स्वागत करता हूं आपका ओपी सिंह साहब। शिशिर चतुर्वेदी है, प्रवक्ता हिंदू महासभा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अतुल नारायण सिंह इतिहासकार है, आपका स्वागत करता हूं। सत्येंद्र सिंह राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शिशिर जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से अब सरकार ने श्री राम ट्रस्ट को इसका जिम्मा सौंप दिया है, संग्रहालय का जिक्र हो रहा है, इतिहास के पन्ने एक बार फिर से पलटे जाएंगे। सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी देखना चाहूंगा इस पर कि किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं। मैं राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा मंदिर का भी मैं पक्षकार हूं और बहुत हर्ष का विषय है कि जिस प्रकार से आज भव्य राम का मंदिर बन रहा है और आदरणीय योगी जी और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रकार से वहां ट्रस्ट का गठन किया गया और एक भव्य मंदिर अब स्वरूप ले रहा है। बहुत दिनों हमने सुना कि हाँ, रामलला हम आएंगे, मंदिर अब बनाएंगे और वो तिथि भी आ रही है। अब पूरा पूर्ण स्वरूप उसका हम सबको दर्शनों के लिए वहां पर मिलेगा, हम लोग सब जाएंगे। और खुशी की बात यह है कि जो आज आपने वहां पर ये जो डिबेट रखी है, आज ही के दिन प्रथम पुण्यतिथि है कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले मुलायम सिंह यादव जी की, जिन्होंने लाखों कार सेवकों को मरवा दिया, उनकी लाशें गायब की, सरयू में बहा दिया। ऐसे मुलायम सिंह यादव की आज प्रथम पुण्यतिथि है। कभी भी राम भक्त और मुलायम सिंह यादव उन्होंने कहा मुसलमानों को खुश करने के लिए कार सेवकों के लिए का बलिदान मुझे लेना चाहिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, सब जो बातें कही। आज भी राम भक्त जो कार सेवक परिवार थे, आज अपने बच्चों की लाशों के लिए तैयार करते रहे, उनकी लाशें गायब कर दी गई। जो अब वहां पर जो ये बनाया जा रहा है, पूरा इतिहास रखा जाएगा, उसमें बहुत ही स्वागत योग्य कदम है वहां पर संग्रहालय में, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन कोई भी कार सेवक का नाम वहां छूटे ना पाए, उनका नाम रहे, उनके साथ क्या हुआ उसके बारे में बताया जाए, एक फिल्म प्रोजेक्टर पे वहां लगाई जाए, जो वहां भक्त जाए उनको दिखाया जाए किस प्रकार से बलिदान हुआ हमारे कार सेवकों का, किस प्रकार अशोक सिंघल जी का बलिदान हुआ, कल्याण सिंह जी ने सरकार बलिदान कर दी। ये सब हमारे युवा पीढ़ी के पास जाना चाहिए। पूरे देश के राम भक्त वहां आएंगे और देश विदेश से लोग आएंगे, एयरपोर्ट बन गया वहां, जिस प्रकार से कनेक्टिविटी वहां बढ़ाई गई है। लेकिन इनके साथ एक अनछुआ पहलू भी आपकी मीडिया के माध्यम से मैं उठाना चाहता हूँ कि वहां पर जो निर्माण के नाम पे जो ध्वस्तीकरण वहां रास्ते में हो रहे हैं, उनको भी एक स्थान जरूर दे दिया जाए, क्योंकि उनके घर जिनके टूट रहे, जिनकी दुकानें टूट रही, जिनका रोजगार जा रहा है, उनको प्राथमिकता के तौर पे उनको भी बसाने का कार्य सरकार करे। ये भावनात्मक रिश्ता है अयोध्या से हमारा। हम जानते थे राम जन्मभूमि का जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट में, मैं वहां मौजूद था 30 सितंबर 2010 को, जब लखनऊ हाईकोर्ट ने यहाँ फैसला किया तो मैं यहाँ मौजूद था। तो हम लोग की वहां से आस्था जुड़ी है, तो वहां की जनता जो राम सेवा में, राम भक्तों के लिए वहां सेवा भाव करती है, तो उनके घर, उनके मकान, उनके दुकान ना उजड़े। सरकार को इसका भी अनुपालन करना चाहिए। कोठारी बंधु जैसे कार सेवक का बलिदान हम नहीं भूल सकते। हमने वहां पर विवादित ढांचे को गिरते हुए देखा है और वहां पर जिस प्रकार से एक कड़ी लड़ाई लड़ती गई, ये मतलब सैकड़ों वर्षों के इतिहास को जब सजाया जाएगा, ये हमारे परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जो मठ है, जहाँ हिंदू महासभा का जो हमारा मठ है, वहां से ही इस आंदोलन की शुरुआत हुई है। तो वो भी उनके ही कार्यकाल में ये बन रहा है। जो ये हमारी सौभाग्य की बात है, एक धर्मनिष्ठ योगी इस उत्तर प्रदेश सरकार में बैठ के सेवा कर रहा है, समस्त उत्तर प्रदेश में धार्मिक नगरियों का कल्याण कर रहा है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बिल्कुल ठीक है, तुरंत लौट रहा हूं। सत्येंद्र सिंह साहब लगातार बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, एक बार उनसे भी समझ लेते हैं कि स्थिति क्या बनी हुई है। सत्येंद्र जी, जिस तरीके से अगर इतिहास के पन्ने जब भी पलटे जाते हैं तो तमाम पुरानी चीजें जो है वो सामने आती हैं। अब पुरानी चीजें सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लोगों को पसंद भी आती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो झंझोड़ के रख देती है। आज की राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा संग्रहालय बनने के बाद जब पुरानी चीजें सामने आती हैं तो? जी बिल्कुल, अगर आप पूरे जब से हमको देश में आजादी मिली है, तब से जब से लोकतंत्र बनवाया, स्थापित हुआ है, बना है, तो चुनाव शुरू हुए हैं। आप उसके बाद भी जितने भी इलेक्शन और कम आप देखिए, जब से जनसंघ और बाकी अन्य पार्टियों का उदय हुआ, तब से कहीं ना कहीं एक आघात हुआ कि भाई जो 1947 में बंटवारा हुआ, कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की बात हुई, तो ये एक लेगेसी के ऊपर लगातार एक प्रहार किया जाता रहा और पार्टीशन एक दंश रहा, तुष्टीकरण एक दंश रहा। इसके अलावा अन्य सारी बहुत सारी घटनाएं देखेंगे जिसको कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल माइलेज देने की प्रयास किया गया है हर पार्टी के द्वारा।
अभी अभी हालांकि इससे विषय से थोड़ा अंतर है, लेकिन अगर आप देखें अभी फिलिस्तीन और इसराइल का जो युद्ध चल रहा है, उसमें एक पर्टिकुलर पार्टी ने स्टैंड अपना किसके पक्ष में लिया, क्योंकि भारत सरकार के स्टैंड के विरोध में जा रहा है। जहाँ अंतरराष्ट्रीय जनमानस एक पर्टिकुलर पक्ष के पक्ष में खड़ा हो रहा है, वहां पे कहीं ना कहीं तुष्टीकरण के हिसाब से जो एक पार्टी है वो अपना स्टैंड फिलिस्तीन की प्रति रख रही है। तो ये जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी आप अपना कुनबा बनाने की कोशिश करते हैं, अपना दृष्टिकोण एक पक्ष की तरफ रखना चाहते हैं, तो वहां पे कंसोलिडेशन डीकंसोलिडेशन डेफिनेटली होता है, और उसका फायदा एक पार्टी को मिलता है, तो उसका जो विपक्षी पार्टी है उसको भी उसका कुछ ना कुछ लाभांश मिलता ही मिलता है। ये राजनीति का एक अभिन्न अंग है। अब कारसेवकों की जिसे हम बात करते हैं, इसके पीछे जो 500 साल की पूरी संघर्ष यात्रा है, ये राम जी जो है वो हमारे आराध्य हैं, ये पूरे भारतीय जनमानस के आराध्य हैं। वो एक धार्मिक पक्ष हुआ, लेकिन साथ साथ में ये भी देखना है कि आपकी अपनी एक सांस्कृतिक विरासत रही है जो सैकड़ों सालों हजारों सालों से रही है, और बीच में किसी आक्रांता ने आकर उसको तोड़ा और किसी तरह से उसको संघर्ष करते हुए 500 साल में कितनी बार कितनी घटनाएं हुई, कितने रक्तपात हुए, कितनी बार आगे पीछे हुआ। अंग्रेजों के इतिहास के रिकॉर्ड्स को देख लीजिए, उसमें बहुत सारी चीजें आपको तथ्य मिल जाते हैं। तो ऐसे तथ्यों का कहीं ना कहीं वो पार्ट है, लेकिन हाँ आज की तारीख में ये है कि वो एक सम्मानजनक स्थिति में आ गया। रामचंद्र जी का एलोकेशन हो गया, 2024 में उसका अनावरण होगा, जनमानस के लिए खोल दिया जाएगा। तो वो एक जो संघर्ष यात्रा है किसी भी ऐसी पार्टी के लिए या ऐसे लोगों के लिए एक गौरव का विषय हो सकता है, गर्व का विषय हो सकता है। तो उसके साथ साथ में अब अगर हम अपने इतिहास को भूल जाए तो ये भी गलत है। अगर आप कहेंगे इससे कहीं ना कहीं आपको लगा सामाजिक वैमनस्य हो और आप उसको वहां से हटा दें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप पाठ्य पुस्तकों से हटा सकते हैं, लेकिन आपके आप म्यूजियम से भी हटा देंगे, म्यूजियम से नहीं हटा देंगे। दूसरी बात, 24 का इलेक्शन आ रहा है, बहुत अभी कोइंसिडेंस के हैं जैसे भी आप इसको विश्लेषण कर लें, बट ये है कि 24 के लोकसभा इलेक्शन और 24 में राम जन्मभूमि का जनता के खुला जाना, दोनों एक बड़ा अच्छा टाइम फ्रेम आ रहा है, जिससे एक पॉलिटिकल माइलेज जो है एक पर्टिकुलर पार्टी को मिलेगा। ठीक है स्वतंत्र जी, आ रहा हूं आपके पास। अब बीजेपी प्रवक्ता भी लगातार बने हुए हैं, जो आपने जिक्र किया है ये एक बार पूछना जरूरी भी हो जाता है। ओपी सिंह साहब, आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ भाई, इको बहुत है, आवाज गूंज रही है बहुत। ओपी सिंह जी, आवाज आपकी एक बार दोबारा से दुरुस्त, एक बार आवाज आपकी दोबारा से दुरुस्त करा देते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी सत्येंद्र सिंह कह रहे थे कि अब इस समय जब चुनाव नजदीक हैं, ये फैसले जो लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक पार्टी को इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। आप किस तरीके से इसको देखेंगे? अर्जुन जी, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? जी 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 जी, मेरी आवाज सुनाई पड़ जी रही जी है? ओपी सिंह साहब, आ रही है आपकी आवाज, बोलिए जी। तो आपका सवाल पूरा मैं सुन नहीं पाया। ओपी सिंह जी, मेरा सवाल ये है कि राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ लगातार बने हुए सत्येंद्र सिंह, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से संग्रहालय का फैसला जो अभी लिया गया है, इससे आने वाले समय में चुनाव भी है, एक पार्टी को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, साफ तौर पर बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। इन बातों का वो जिक्र कर रहे हैं, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? अर्जुन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान राम और उनसे संबंधित राम मंदिर, ये देश के और दुनिया के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के आस्था का विषय है राम, न कि राजनीति का विषय, पहली चीज। दूसरी चीज, आज पूरी दुनिया उस क्षण का इंतजार कर रही है जब अयोध्या में लंबी प्रतीक्षा 500 वर्षों बाद भगवान राम की भव्य और दिव्य मंदिर बनकर के तैयार है, जहां पर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। राजनीति जहां तक बात मैं मानता हूं कि उससे राजनीति उन लोगों को जुड़ी होगी जो तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे और जिनको भगवान राम का ये मंदिर बनना पसंद नहीं था। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर कह रहा हूं कि ये वो लोग हैं जो उस जमाने में राम भक्तों पर गोली चलवाया और सुप्रीम कोर्ट जो 9 साल इंतजार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया, उस सुप्रीम कोर्ट में ये जो इंडिया गठबंधन है, इसके लोगों ने तमाम तरह के अड़ंगा लगाया और सुप्रीम कोर्ट में यह बात साबित करने की कोशिश किया कि भगवान राम काल्पनिक है, राम सेतु को माना नहीं और तरह तरह के अड़ंगे लगाए। लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, सत्य के कारण ही हुआ है और आज करके तैयार है और अनुमान है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, जहां अंतरराष्ट्रीय ये एयरपोर्ट भी बन के तैयार है,
दिसंबर से संचालन हो जाएगा, जिसमें देश दुनिया के लोग आएंगे और प्रत्येक वर्ष 12 से 15 करोड़ लोग आएंगे। ये बात उनको नहीं पचेगी जो इसका विरोध करते रहे, और विरोध करते रहे की बात छोड़िए, आज भी हमारे पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस को शब्दों का प्रयोग करते हैं, जलाने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, हमारे देवी देवताओं और संतों के प्रति गाली देते हैं। और अब तो जो इंडिया गठबंधन है, बड़ी शर्म की बात है, जो हजारों साल पुराना हमारा सनातन धर्म इतिहास है, आज उसको धोखा कह रहे हैं, उसको डेंगू, मलेरिया और कोरोना बता रहे हैं, उसको एड्स बता रहे हैं। मतलब ये दुर्भाग्य है कि हिंदू जो होता है वो संवेदनशील होता है, नम्र होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं होता कि आप सनातन धर्म को गाली दीजिए, देवी देवताओं के प्रति अब शब्द कहिए। मैं तो ये मानता हूँ, या मैं जितने वर्षों से देख रहा हूँ, किसी भी राजनेता में इतनी हिम्मत नहीं है कि दूसरे धर्मों के प्रति, दूसरे संप्रदायों के प्रति एक शब्द बोले। अगर एक शब्द बोलेंगे तो फतवा जारी हो जाएगा कि इनका सिर जो है धर्म से अलग कर दिया जाए। लेकिन हिंदू धर्म एक ऐसा है जहां अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को बनने में, अरे भारतीय जनता पार्टी का क्या है? भारतीय जनता पार्टी पिछले 1.5 दशक से जब जब चुनाव आया, अपने घोषणा पत्र में भव्य राम मंदिर को बनाने का संकल्प इस देश के जनता के सामने प्रस्तुत किया, और आज प्रदेश और केंद्र सरकार की देखरेख में इतना बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है कि दुनिया की निगाहें लगी हुई है उसको देखने और सुनने के लिए। ठीक है, अब एक बार आप जान लेते हैं, अब भव्य दिव्य तो बनी रहा है, अतुल नारायण सिंह लगातार बने हुए हैं। अतुल जी, इस तरीके से अभी ओपी सिंह साहब जिक्र कर रहे थे, अब देखिए ना, तो भगवान राम पे सवाल उठा दिए, मंत्र चिकित्सा पे सवाल उठाए जाते हैं, पुराणों पे सवाल उठाए जाते हैं, रामचरितमानस पे सवाल उठाए जाते हैं। इतिहासकार के तौर पर अगर आप समझाना चाहें, जो दर्शक देख भी रहे हैं और हम लोगों को भी समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आजकल पुरानी चीजों को लेकर शायद हम इतने डेवलप हो चुके हैं या इतने ज्यादा अधिक समझदार हो चुके हैं कि जो पुरानी चीजें चली आ रही हैं आजकल लोग उन्हीं को नहीं मानते हैं। जी देखिए, जहां तक रही इतिहास की बात, तो इतिहास बोध होना एक बहुत बड़ी बात है किसी भी रूप में, जब तक आपके अंदर इतिहास बोध नहीं हो। बिल्कुल। अतुल नारायण जी, आवाज पहुंच रही है? फिलहाल संपर्क टूट गया, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास लगातार किया जाएगा। शिशिर जी, जिस तरीके से मेरा सवाल यही था कि जिस तरीके से पुरानी चीजों को लेकर, अब चाहे वो इतिहास की बात कर लें, पुराणों की बात कर लें, वेदों की बात कर लें, अब शायद डेवलपमेंट ज्यादा हो गया है जिसकी वजह से इन तमाम चीजों को अब नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। शिशिर जी, आपका प्रश्न नहीं पाया। शिशिर जी, इस तरीके से पुरानी चीजों को लेकर अभी हम जिक्र कर रहे थे, अभी ओपी सिंह साहब कह रहे थे कि भगवान राम पे सवाल उठा दिए विपक्षी पार्टियों ने, भगवान राम के जन्म पर सवाल उठा दिए, पुरानी चीजों पर तमाम सवाल उठाए जाते हैं। ज्यादा डेवलप हो गए हैं क्या आजकल हम लोग? भाजपा के मित्र जो अभी बता रहे थे बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन थोड़ा सा इसको विस्तृत बता देते, क्योंकि मैं राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ता रहा हूँ। बिल्कुल, बताइए। तो राम जी को नकारने वाले सत्ता से नकार दिए गए। जिस प्रकार से राम सेतु का सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला, उसमें कांग्रेस ने एक एफिडेविट दिया, उसमें कहा कि राम थे ही नहीं, राम एक कल्पना थे, काल्पनिक उनको बताया गया था। आज उन पापों में देखिए, अपने देश के संविधान का कितना बड़ा मजाक है। संविधान के पहले पन्ने पे राम जी का चित्र होता है और उस राम जी को साबित करने में हमको वर्षों लगते हैं। 1949 से इस मुकदमे को हिंदू महासभा लड़ रही थी और इसका वो फल आया, हम लोग जीते, लेकिन उस पाप को धोया नहीं जा सकता कांग्रेस को। और इसीलिए देश, मतलब जो गांधी परिवार को मानती थी जो कांग्रेस, उन्हीं गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को आजादी के वक्त के इस कांग्रेस को समाप्त कर दो, इस लालची लोभी लोगों की अब कांग्रेस बची है। आजादी की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस अब समाप्त हो चुकी है, लेकिन वो छद्म रूप से वो कांग्रेस चलती रही। और मुझे आज बड़ा, मतलब आपने कहीं सुना नहीं होगा, मैं आरोप लगाता हूँ
तो हो सकता है कहीं ना कहीं गोडसे को तो ले लिया गया, हो सकता है कांग्रेस ने ही गांधी जी को मरवाया हो, ये भी हो सकता है। उसकी जांच फिर से होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की समाप्ति की बात की थी। जो आदर्श से गांधी जी कांग्रेस के, उन्हीं ने कहा था। तो राम को नकारने वाले सत्ता से बेदखल हो गए, और अब फिर से एक बार मोदी जी की सरकार या चुन के आएगी, जो राम का नाम लेगा, जो हिंदुओं के कल्याण और बहुसंख्यकों को सम्मान रखेगा, वही देश पे राज करेगा। तो जिस प्रकार से अयोध्या, मथुरा, काशी, लखनऊ में लक्ष्मण टीला की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, तेजो महल है, जो ताजमहल है, कुतुब मीनार, उसके सब छील। ठीक है, लौट रहा हूँ आपकी आवाज। अब आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, तुरंत लौट रहा हूँ आपके पास। अतुल नारायण सिंह लगातार बने हुए हैं, एक बार अतुल जी से लगातार हम बात कर लेते हैं। अतुल जी, इस तरीके से अभी मैं जिक्र ही कर रहा था आपसे, इतिहास के अगर पन्नों को हम समझना चाहें, संग्रहालय में इतिहास के पन्ने लिखे जाएंगे, दर्ज भी होंगे, लोग जाकर देखेंगे भी, क्या स्थिति बनेगी? उसको बनवाए तो, क्योंकि एक भक्त है, राम भक्त है योगी जी। शिशिर जी, आ रहा हूँ आपके पास। लगातार आ रही है। और अशोक सिंघल जी हो, आ रहा हूँ शिशिर जी, आ रहा हूँ आपके पास। चाहे उमा भारती हो, चाहे कल्याण सिंह जी आदरणीय हो, सब इनके योगदान को भी बुलाया नहीं। ठीक है शिशिर जी, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ आपके पास। शिशिर जी, आ रहा हूँ आपके पास। अतुल जी को एक बार मौका दे रहे हैं, आ रहा हूँ आपके पास। अतुल जी बोलिए। जन जागरण चलाया था अतुल जी। जी हाँ जी, तो पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ, कुछ तकनीकी कारणों से मेरा कनेक्शन कट गया था, जिससे मैं अपनी बात नहीं पूरी कर पाया। इतिहास जो है एक बोध का विषय है, और किसी भी विषय पर बोध होना वो बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। संग्रहालय बनाए जाने चाहिए, सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, हमारे देश के हर एक ऐसे हिस्से में संग्रहालय अवश्य रूप से होने चाहिए, जहां पर भी हमारी सांस्कृतिक विरासतें, हमारा इतिहास और हमारी ऐसी थाती जुड़ी हुई है जिससे कि हमारे लोगों को गर्व की अनुभूति होती है। अयोध्या में, जैसे कि आपने शुरू में ही बताया, कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर से जुड़े हुए अवशेष नहीं रखे जाएंगे, वहां पर शुंग काल से जुड़ी हुई और अन्य ऐतिहासिक कालखंडों से जुड़ी हुई मूर्तियां और उनके अवशेष भी रखे जाएंगे। तो इस तरीके के संग्रहालय अगर बनेंगे तो हमारे जनता के बीच में, हमारे लोगों के बीच में अपनी पूरी बातों को, अपने पूरे इतिहास को समेटी हुई है, उस पूरा जो रीजन है वो चीजों से अवगत हो पाएगा। इतिहास में हम एक समय खंड को एक संग्रहालय में जाने के बाद जीते हैं जी। हम देखते हैं कि कैसे उस जमाने में, उस समय के लोग, उस समय की थाती में रहने वाले लोग कैसे सभी की सभी कलाकृतियों में अपने आप को उकेर रहे थे, कैसे उस समय की संस्कृति सभ्यता को सजो रहे थे। तो संग्रहालय बहुत सी चीजें कहता है। एक कला जो है, एक कलाकार जो है, तदयुगीन समय की कला और उस समय का कलाकार करता क्या है कि वो इतिहास को अपनी उस कलाकृति में इस तरीके से सजोता है कि आप आज के समय खंड में खड़े होकर के शुंग, कुषाण या महाभारत या रामायण काल के समय की चीजों को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये आपके इतिहास की खूबसूरती है और ये कला की खूबसूरती है। अगर संग्रहालय बनेगा, उसकी जीवंतता होगी, तो हम इतिहास बोध पैदा करने में सक्षम हो पाएंगे। और यदि इतिहास बोध पैदा हो पाया तो ही इसकी सार्थकता है, अन्यथा बातों में और अभिव्यंजनाओं में कुछ नहीं रखा हुआ है। आपकी कही गई बातें कभी इतिहास नहीं हो सकती हैं। बिल्कुल। आपके द्वारा कहे गए झूठे प्रपंच बातें जो आप ऐसे ही सुगूफे में बोल जाते हैं, वो इतिहास नहीं होता है। इतिहास क्या होता है? जिसका कुछ भी एविडेंशियल। ठीक है, अब समय कम है, रोकना चाहूंगा चारों मेहमानों को, समय कम है। ओपी सिंह जी, शिशिर जी, अतुल नारायण सिंह और सत्येंद्र सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए, तमाम प्रतिक्रिया देने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से अतुल नारायण सिंह ने एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पर कही, इतिहासकार हैं, कि कड़ कड़ कुछ कहता है, यानी कि संग्रहालय भी कुछ कहेगा। जब बनेगा तो तमाम इतिहास के पन्ने दर्ज होंगे, इतिहास खुलेगा तो तमाम पुरानी चीजें भी यहाँ पर सामने आएंगी। देखना दिलचस्प ये रहेगा कि जब काम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद प्रतिक्रिया किस तरीके से रहती है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।